दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी भांवर। पलकों के नीचे के सपने अगर बदलते नहीं रहते तो शायद जिंदगी इतनी हसीन नहीं होती। 4 साल बाद मुझे ऐसे ही एक सपने ने फिर से मुस्कुराने की वजह दे दी थी। मेरी आंखें अभी भी मुदी हुई थीं और अलार्म बेतहाशा बजे जा रहा था। आज ढोल बाजे न सही, ये अलार्म तो था मेरी खुशी को बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए। 4 साल पहले जब मैं अपने शहर के छोटे से मोहल्ले से दुबई के लिए निकल रहा था तो फूफा जी ने ढोल वाले को बुला लिया था। ढोल पीट पीट कर उसने 5 बजे सुबह सारे मोहल्ले को जगा दिया था, ये दिखाने के लिए कि देखो भाई, हरचंदर सिरोकी का बेटा सपूत हो गया है, विदेश जा रहा है। उस दिन जब माँ विदा करने के लिए आरती उतार रही थी तो मेरे बगल में खड़ा मेरा लंगोटिया यार चंदू बोला था, चाची देख लो अपने छोरे के मुंह पे खुशी संभाले नहीं संभल रही है। और मैंने कभी कहीं पढ़ा हुआ शेर उसके कान पे धीरे से चिपका दिया था, मेरे उड़ने का इम्तिहान लेना हो तो आसमान से कहो कि वो और ऊंचा हो जाए। चंदू के कान में ये कहकर मैंने बाबूजी की तरफ देखा था। उनकी चमकती ललाट और गाल पर फख्र की रोशनी थी। वो हमेशा तो कहते थे, मैं इस मोहल्ले में रह गया, तुम मत रहना, तुम बड़े आदमी बनना। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करूं, लेकिन मेरा तो गणित में कभी चित्त ही नहीं बैठा था। ग्रेजुएशन करने कॉलेज गया तो न जाने कहां से विदेश जाने का सपना आंखों में पनपने लगा था। कहते हैं कि कुछ दिन लगातार एक ही सपना देखो तो वो जुनून बन जाता है, और मैंने तो विदेश जाने का सपना लगातार दिनों नहीं हफ्तों और महीनों देखा था। ग्रेजुएशन की डिग्री मिलते ही मैंने एक एजेंट को ढूंढ निकाला था और उसने मेरे दुबई जाने का सारा इंतजाम कर दिया। उसी एजेंट की वजह से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। बाबूजी ने अपनी तमाम सेविंग्स जुटाकर और फिर लोन लेकर एजेंट की फीस और फिर वीज़ा के पैसे का जुगाड़ किया था। और इस तरह मैं 4 साल पहले अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त, अपनी प्यार रूपा को छोड़कर अपना सपना सच करने यहाँ आ पहुँचा। वो सपना कितना सच हुआ ये तो आगे बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आज मेरा एक और सपना सच होने वाला था। अलार्म अभी भी अपनी सुरीली आवाज़ में बांग दिए जा रहा था। पास के फोल्डिंग कॉट पर सोया मेरा रूममेट चादर के नीचे से अंगूठा दिखाते हुए बोला, ऑल द बेस्ट दोस्त, जा वापस घर चला जा। हाँ, मैं घर वापस जा रहा था, हमेशा के लिए। जिस सपने को लेकर मैं यहाँ आया था वो तो कब का चूर चूर हो गया था और अक्सर उसके किरचे आंखों में चुभते और आंखों से आंसू बन के बह निकलते। मैंने मुस्कुराते हुए एक लंबी गहरी सांस ली और फिर अलार्म बंद करके बाथरूम में तैयार होने चला गया। अब ये बाथरूम छोटा और गंदा नहीं लगता था, पहले दिन लगा था। इस 2 कमरे के फ्लैट में 5 लोग पहले से ही रह रहे थे, मैं छठा था। एजेंट के एक आदमी ने एक फोल्डिंग कॉट दिखाते हुए कहा था, ये रहा आपके रहने का इंतजाम। रहना इस फोल्डिंग कॉट पर? मैं तो घर में रहता था, अपने कमरे में रहता था, और उस कमरे में मेरा पलंग था, मेरी अलमारी थी, मेरी टेबल थी, किताबें थीं, दीवारें मेरी थीं, फर्श मेरा था, और यहाँ बस एक फोल्डिंग कॉट और उसके नीचे मेरा सूटकेस रखने के लिए जगह। खैर, उस पल में समझ आ गया था कि जिंदगी आसान नहीं रहने वाली थी। जो नौकरी लेकर दुबई गया था वहां से मुझे साल भर में ही निकाल दिया गया। क्यों? पता नहीं। परदेश में क्यों पूछने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वापस जाना असंभव था। इन 4 सालों में अलग अलग नौकरियां की। 2 महीने तो एक बड़ी बिल्डिंग में लिफ्टमैन का काम भी कर लिया। दौड़ती भागती, कभी गिरती, कभी फिसलती, कभी सर्द पड़ी तो कभी झुलसती जिंदगी में एक काम जो मैं हर महीने करता आया था वो था घर पैसे भेजना। हर महीने जितना भी कमाता 10,000 घर जरूर भेजता। कभी फोन करके दोस्तों से बात होती तो वो कहते, यार ऐश है तुम्हारे, मस्त लाइफ होगी। हाँ, मैं चुप रहता, क्या बताता। इतने बड़े बड़े शेर चिपका कर जो आया था वहां से। रूपा से बात करता तो कहती, इस बार आओगे तो शादी कर लेंगे, मुझे भी तुम्हारे साथ दुबई में रहना है, सुना है वहां बड़ी साफ सफाई रहती है।
कांच की बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, हमारे ताजमहल से भी खूबसूरत। सुनो ना, हम भी किसी खूबसूरत सी बिल्डिंग में रहेंगे। माँ कहती, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई रे, 4 साल हो गए ना, लेकिन अब तुझे यहाँ की जिंदगी कहाँ रास आएगी। और मैं बिना आवाज का संतुलन खोए अपने आंसुओं को बहने देता। और फिर एक दिन मैंने सबकी अपेक्षाएं, सबके ख्वाब, सारे वादे सब भूलकर अपनी मर्जी की थी। शायद कभी कभी हमारा मन हमसे वो करवा जाता है जिसके बारे में दिमाग सोचने से भी इनकार कर देता है। मैंने अपने छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले में हमेशा के लिए वापस जाने का टिकट ले लिया था। मेरी वापसी की फ्लाइट वैसे तो रात 2 बजे थी, लेकिन मैं शाम होते ही उस रूम को, वहाँ के लोगों को, उस फोल्डिंग कॉट को, मेरे सपनों के बिखरे टुकड़ों को अलविदा कहकर निकल आया था। एयरपोर्ट बस की खिड़की से डूबते सूरज को देखकर एक अजीब सा सुकून हो रहा था कि अगला उगता हुआ सूरज मैं अपनी ज़मीन पर देखूंगा। हुआ भी ऐसा ही। सुबह मैं अपने वतन में था। एयरपोर्ट पर चंदू जीप लेके आया था। मुझे देखते ही उसने गले लगा लिया था। बोला, क्या मस्त मसल बन गए यार तेरे। मैं बस मुस्कुरा दिया। काश उससे कह पाता कि जिंदगी के दिए भार उठाते उठाते भी कभी कभी मसल्स बन जाते हैं। रास्ते भर वो हंसी मजाक करता रहा, लेकिन इन 4 सालों ने मेरी मुस्कान फीकी कर दी थी। 12 से 14 घंटे की ड्यूटी, कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर, कभी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो कभी किसी बस डिपो पर, और फिर आकर उसी फोल्डिंग कॉट पर अगली सुबह तक के लिए मर जाना। कहाँ था वक्त और कहाँ थी ताकत मुस्कुराने की। लेकिन चंदू की बेफिक्र मुस्कान देखकर थोड़ी जलन भी हो रही थी। नहीं जानता था अपने पिताजी की दुकान पर बैठकर उसने पैसे कितने कमाए, लेकिन यह मुस्कान जरूर कमाई थी उसने। रास्ते भर बस एक ही चिंता मुझे खाई जा रही थी कि कैसे बताऊंगा बाबूजी को कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। सालों बाद तो घर की हालत सुधरी थी। इसी कश्मकश में घर पहुंचा तो दरवाजे पर फिर ढोल बज उठे। मन में अजीब सी झुंझलाहट हुई। ये फूफा जी भी ना। माँ फिर से आरती का थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर उम्र वाली लकीरें उभर आई थीं। हाँ, 4 साल 4 युगों की तरह बीते थे। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहे थे। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, अब क्यों रो रही हैं? अब मैं आ गया हूं ना। वो हंस पड़ी। कौन सा तू सब दिन के लिए आ गया है? मन कर रहा था कि उनसे गले लग के रो लूं और कह दूं कि हाँ, मैं सब दिन के लिए आ गया हूं, मुझे अब कहीं नहीं जाना, बस यहीं रहना है। लेकिन आंगन में उमड़ी भीड़ को देखकर चुप रहा। बाबूजी उसी भीड़ में दिखे, साफा बांधे हुए, चाचा से बात करते हुए। उन तक पहुंचा तो उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। छोटे, तू वो फ्लैट के लिए आज बात करी ले, एडवांस दे आएंगे। अरविंद आ गया है, बैंक जाके उससे लोन के कागज साइन करा लेना। लोन? फ्लैट? ये क्या बातें कर रहे थे बाबूजी? मैंने बढ़कर बाबूजी के पैर छुए तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मेरे कंधों को उन्होंने मजबूत हाथों से पकड़ रखा था, जैसे वो मेरे कंधों को आने वाली जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार कर रहे हों। लेकिन मैं एक डरे थके सहमे बच्चे की तरह उनकी पकड़ की मजबूती में छिप जाना चाहता था। उनकी उंगली फिर से थाम कर उन गलियों में अपने नन्हे कदमों से गुजरना चाहता था। गली से याद आया, अब तक रूपा कहीं नहीं दिखी थी। मैं अपनी नजरों से भीड़ को छानने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। हम दोनों की घरों की छतें जुड़ी हुई थीं। बचपन में दोनों साथ खेले थे और पता नहीं कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। घर वालों को बात पता चली तो दोनों घरों के बीच रिश्ते और गाढ़े हो गए। बाबूजी ने कह दिया था, बस तू कुछ बन जा, फिर जल्दी से तेरी शादी कर देंगे। मैंने नजरें उसकी छत की ओर मोड़ी तो देखा गोटे के किनारे वाला एक हरा दुपट्टा वहां सूख रहा था। लगा मानो कोई ताजी हवा का झोंका मेरी सारी बेचैनियां लेकर उड़ गया हो। रूपा छत पर मेरा इंतजार कर रही थी, मगर चाचियों और भाभियों के उलाहने, ताने और मजाक खत्म ही नहीं हो रहे थे। नतीजा ये हुआ कि घंटे भर बाद समय मिला और मैं छत की ओर भागा। रूपा वही थी, पहले से ज्यादा सुंदर। उसकी आंखों में लाल डोरे साफ दिख रहे थे।
मैंने चिढ़ाते हुए कहा, कल रात से यहाँ खड़ी है क्या? वो लिपट गई मुझसे। 4 साल से यहीं खड़ी हूँ। नीचे आंगन में शोर था, लेकिन यहाँ हम दोनों एक दूसरे से लिपटे खामोशी की, इंतजार की गठरी को हल्का करने का मौका दे रहे थे। अचानक रूपा मुझसे अलग हुई और कहने लगी, इस बार तुम्हारी आंखें कुछ अलग लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? तभी माँ की सीढ़ियों पर चढ़ने की आहट ने मुझे रूपा से झूठ बोलने से बचा लिया। आवाज सुनते ही रूपा अपनी छत की सीढ़ियों की तरफ लपकी और मैं वहीं छत पर के अपने कमरे की तरफ चला गया। दोनों के बारे में दोनों के परिवारों को पता था, लेकिन हमने उनका लिहाज कभी नहीं छोड़ा था। काश कुछ और देर बात कर पाता रूपा से। ये सोचते हुए मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो अवाक रह गया। उस कमरे में सब कुछ बदल चुका था। चारों तरफ प्लास्टिक के फूल सजे थे, नीचे रंगीन दरी थी, दीवार पर एक अनजान शख्स की तस्वीर थी। मुझे एहसास हुआ कि माँ मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने मुड़कर माँ से पूछा, ये सब क्या है माँ? माँ ने नजरें नीची कर ली। तू यहाँ नहीं था तो तेरे बाबूजी ने एक कमरा किराए पे दे दिया है। माँ की आवाज की लाचारी और संकोच को मैं पढ़ पा रहा था, लेकिन मेरी आंखें धुंधला गईं। वो कमरा जिसके बारे में मैं हर रात सोने से पहले सोचता था, इन दीवारों के ख्यालों में मैं सुकून खोजता था, उन पर अब किसी और की तस्वीरें सजी थी। अचानक मुझे दुबई का वो फोल्डिंग कॉट और ये कमरा दोनों एक सा लगने लगा। मन में अजीब सा एहसास होता, कहीं यहाँ सबको मेरे बगैर रहने की आदत तो नहीं हो गई है? अगर वापस नहीं गया तो कहीं इनकी जिंदगी में खलल तो नहीं पड़ेगा? आने वाले दिनों में मेहमानों का आना जाना लगा रहा। धीरे धीरे मेरी जेब में रखी पर्स पतली होने लगी। रोज बाबूजी मुझे नए फ्लैट के लिए लोन लेने को कहते और हर बार मैं बस कल करता हूँ कहकर टाल जाता। रूपा से जब भी मिलता उदास रहता और हर मुलाकात में वो दर्जनों बार पूछ लेती, क्यों इतने उदास हो? एक शाम जब उसने फिर से ये सवाल पूछा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं दुबई वापस नहीं जा रहा हूँ रूपा। यहाँ तुम सब हो, ये दुनिया अपनी लगती है। मैं वहाँ किन हालात से गुजरा हूँ मैं बता नहीं सकता। रूपा की सलेटी आंखों में उस दिन बादल उतर आए, 2 बूंद टपक गए। सुबकती हुई बोली, फिर तुमने सबको भुलावे में क्यों रखा? इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता वो रोती हुई छत से चली गई और मैं रूपा के ख्वाब तोड़ने के अपराध बोध से लदा वहीं खड़ा रहा। अगले 3 दिन रूपा नहीं दिखी। नहीं वो घर आई, नहीं छत पे मिलने आई। माँ बाबूजी के लिए ये नई बात थी, क्योंकि रूपा 2-3 घंटे में एक बार अपना चेहरा न दिखा दे तो वो बेचैन हो जाते थे। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि आखिर क्या बात हो गई। मैं चुप रहता। रूपा की आंखों में मैंने ख्वाब बोए थे और मैंने ही तोड़ दिए थे। ये बात मैं माँ बाबूजी के साथ नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना था। मैंने तीसरे दिन शाम को दुबई वापस जाने का टिकट ले लिया। घर आया तो बाबूजी बरामदे में थे। मैं वापस जा रहा हूँ ये सुनकर उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने अचानक मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तू ठीक तो है ना? तेरी आंखों के नीचे काला क्यों पड़ गया है? मैंने हंसकर ये बात टाल तो दी, लेकिन एक बात मन में ठान ली कि वापस जाऊंगा, पर जाने के पहले माँ बाबूजी को दुबई की अपनी हालत बता दूंगा, ताकि उनके सपनों की नींव भुरभुरी रेत पर न बने। मैं और सपने नहीं तोड़ना चाहता था। अगले दिन सुबह में उठा तो बाबूजी को सारी बातें बताने के लिए तैयार था, लेकिन उन पे ये सब सुन के क्या गुजरेगी ये सोच के डर रहा था। मैं हाथ मुंह धोकर नीचे आया तो देखा आंगन में एकदम गंभीर माहौल था। माँ, बाबूजी और रूपा के माँ पापा बैठे थे। चारों मुझको एकटक देख रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़का। कहीं रूपा ने उनको सारी बात बता तो नहीं दी? मैंने पूछा, क्या हुआ? रूपा की मम्मी ने बाबूजी की तरफ देखा तो बाबूजी ने सर हिलाया मानो कोई इजाजत दे रहे हों। वो बोली, वो रूपा को न जाने क्या हो गया है। क्या हुआ है? मैं सकपका गया। रूपा की मम्मी बोली, देखो ना, कल रात से जिद लिए बैठी है कि उसे कोई विदेश नहीं जाना है। कहती है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जिद लिए बैठी है कि उसको ये मोहल्ला छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अरे पागल हो गई ये लड़की, कितना समझाया, समझती नहीं।
कहीं तुम दोनों में कोई लड़ाई तो नहीं हुई है? मैंने ना में सर हिलाया। वो फिर बोली, कहती है तुम राजी हो जाओ तो दोनों मिलके यहीं कमाएंगे, यहीं रहेंगे। मैंने उसे बहुत समझाया, अरविंद, कि तुम दुबई में अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, वो भी अच्छी ज़िंदगी जी पाएगी। अरे, कहती है अरविंद को मुझसे शादी करनी है तो यहीं रहना होगा। माँ और बाबूजी खामोश थे। बाबूजी की नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। वो मेरे आते जाते भावों को गौर कर रहे थे, इसका एहसास था मुझे, लेकिन रूपा की शर्त सुनकर मेरे चेहरे पर आई मुस्कान को मैं छुपा नहीं पा रहा था। अचानक सब खामोश हो गए। कुछ पल बाद बाबूजी ने खामोशी तोड़ी। चलो भाई, अरविंद मुस्कुराया तो सही, जब से आया है शायद पहली बार मुस्कुराया है। मैंने गंभीरता का नकाब पहनते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात नहीं है? तुम क्या सोचते हो हमें कुछ नहीं दिखता? अपने बच्चे के चेहरे की उदासी सबसे पहले उसके माँ बाप को दिखती है। कारण तुमसे ये सोच के नहीं पूछा कि तुम अब बड़े हो गए हो, अपनी परेशानियों के हल खोजने में समर्थ हो। रूपा की शर्त को लेकर जो फैसला करना है वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। हमारे बच्चे खुश हों, हमारे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है भाई। पैसा कौड़ी बहुत आ जाएगा। बाबूजी की इन बातों से मेरे चेहरे पर फिर मुस्कुराहट आ गई। मुझे लगा मानो मेरे पैरों में लगी बेड़ियों से मुझे आज़ाद कर दिया गया हो। मैंने रूपा की छत की तरफ देखा तो वहाँ रूपा खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने हल्के से आंख मारी। मैं समझ गया था कि ये सब उसने मुझे उस भंवर से निकालने के लिए किया था। आज भी उसकी छत पर वो हरा दुपट्टा सूख रहा था जो मेरी आने वाली जिंदगी की शुरुआत के लिए हरी झंडी बन गया था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।